हेलो एवरीवन, मैं अशोक दुबे स्वागत करता हूं आप लोगों का सुलभ शिक्षा के एक नए अंक में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए ऑर्डिनेंस के बारे में कि मेडिकल स्टाफ पे जो हमला हो रहा है आजकल, जो हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण जो मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, जो पूरी टीम जाती है चेकिंग के लिए, उन पे जो कई जगह हमलों की बात आई है, तो उससे निपटने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस मतलब पास किया गया है कैबिनेट के अप्रूवल से, प्रेसिडेंट के असेंट के द्वारा। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें और लोगों तक भी पहुंचाएं। तो बहुत कुछ है जानने को, चलिए देखते हैं आज क्या जानना है हमें। तो जो ऑर्डिनेंस है जो पास किया गया है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अमेंड करेगा जो अभी लागू है। ठीक है। दूसरा है कि ऑर्डिनेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और टाइप्स ऑफ अरेस्ट जब क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। अब हुआ क्या रिसेंटली कि जो मेडिकल स्टाफ्स है उन पे हमले को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी रोष जताया है। कई जगह डॉक्टरों से कंप्लेन भी आया है कि जो ट्रीटमेंट है उनसे वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। कई जगह वीडियो भी वायरल हुआ है, पत्थरबाजी घटनाएं हुई है, मारपीट की गई है। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने उनका एनकरेजमेंट के लिए मेडिकल स्टाफ्स के एक ऑर्डिनेंस को जल्दी से जल्दी पास किया है। ठीक है। और वो ऑर्डिनेंस जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड करेगी और उसमें सज़ा का प्रावधान वगैरह बनाएगी। ठीक है। तो आगे देखते हैं उसके अंतर्गत क्या हुआ है। जो ऑर्डिनेंस है उसके अंतर्गत जो अटैक ऑन मेडिकल स्टाफ है, ठीक है, वो जो वायलेंस किया जाएगा वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत ला दिया गया है। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। तो और अगर कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो उसका भी कॉम्पेंसेशन की बात की गई है। ठीक है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन और फाइनल डिसीजन का भी डेट निर्धारित कर दिया गया है कि जो ऑर्डिनेंस के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर किसी मेडिकल स्टाफ पे अटैक होता है तो उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा विद इन 30 डेज। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन को, जांच की प्रक्रिया को, और जो फाइनल डिसीजन 1 साल के अंदर कर लिया जाएगा कि क्या सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। अब उसमें पनिशमेंट्स के जो प्रावधान किए गए हैं, जो सज़ा दी जाएगी अगर कोई गिल्टी पाया जाता है मेडिकल स्टाफ पे अटैक का या वायलेंस एक्ट का, तो उसके लिए जो सज़ा के 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। पहला, एक अटैक के लिए 3 से 5 महीने की सज़ा, ठीक है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। फाइन क्या है, 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक। ठीक है। और दूसरा, अगर सीवियर इंजरी होती है डॉक्टर या सारे मेडिकल स्टाफ में, इंक्लूडिंग आशा वर्कर भी इसमें है, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा, या फिर जो फाइन है वो 1 लाख से 5 लाख तक के लिए है, या फिर दोनों। मतलब फाइन भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब इसके पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है, कि ऑर्डिनेंस की जो मूल बातें हैं जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं वो क्या है, ये जान लेते हैं हम लोग कि ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, हिंदी में कहते हैं इसको अध्यादेश। ठीक है। अब ये भारत के संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे पास किया जाएगा। ठीक है। अब ये पास किया जाता है कैबिनेट के अप्रूवल के द्वारा। कैबिनेट मतलब जो जब बजट सेशन जो, और प्रेसिडेंट जब इसको असेंट देता है तो ये पास हो जाता है। ठीक है। अब जब इसका एक खास मैंडेटरी प्रावधान ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, मतलब संसद सत्र नहीं चल रहा हो। अभी जैसा कि हम लोग को पता है कि बजट सेशन अभी हाल फिलहाल में कंक्लूड कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया है, तो उसके बाद अभी सेशन नहीं चल रहा है, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। ठीक है। ये लाया ही क्यों जाता है, लाया जाता है ताकि अगर किसी चीज़ पे इमीडिएट एक्शन लेना हो, कानून बनाना हो, तो ऑर्डिनेंस पास कराया जाता है। इसका जो इफ़ेक्ट है ऑर्डिनेंस का, वो एज गुड एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह, जिस तरह से पार्लियामेंट में पारित एक्ट काम करता है उसी तरह से ऑर्डिनेंस भी काम करता है। उतना ही पावर उसको भी होता है, ऑर्डिनेंस को भी होता है, यानी अध्यादेश को भी होता है। अगर 6 वीक के अंदर
जब संसद सत्र में आएगी, अगले सत्र में जब बैठेगी और उसके 6 वीक के भीतर अगर इसको दोबारा पास नहीं कराया जाता है संसद के दोनों सदनों से और प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है तो ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा अध्यादेश। ठीक है, ये नियम है इसका। इसके साथ साथ जो सेशन का गैप होगा, 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी नियम होता है। ठीक है, तो और इसी से पार्लियामेंट से पास करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्डिनेंस को। आइए जानते हैं कुछ और बातें। ये है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो वायलेंस एक्टिविटी है अगेंस्ट द मेडिकल स्टाफ अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1879 उसको कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है। तो आइए जानते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या फ़र्क है। अब ऑफेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल जिसको संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है आपको, या किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। उनमें जो हार्श ऑफेंसेस हैं जैसे मर्डर का केस है, अगर रेप केस है, डॉरी केस के अंतर्गत केस है, चोरी है, जिसमें ऐसी संभावना होती है कि जो ऑफेंडर होता है वो भाग सकता है, तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना ज़रूरी है। तो उस केस में वारंट के बिना भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। अब है नॉन कॉग्निजेबल। इसके अंतर्गत जो अरेस्ट होता है वो विदाउट वारंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि बिना वारंट के आप अरेस्ट जब नहीं कर सकते तो वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें माइनर ऑफेंसेस आते हैं जैसे भाषण देकर किसी चीज़ को उकसाना, रिलीजियस कम्युनिटी को भड़का दिया अगर, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन अगर वही किसी मंदिर में जाके आपने जब भीड़ चल रहा हो, कोई सभा चल रही हो, चाहे मंदिर का कोई पूजा पाठ चल रहा हो या मस्जिद का कोई पूजा पाठ चल रहा हो, उसमें आपने अगर कुछ किया तो वो कॉग्निजेबल में आ जाएगा। लेकिन अगर केवल बातचीत करके, इशारा करके अगर उकसाते हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हम अरेस्ट की बात करेंगे। एक होता है बेलेबल और एक होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल अरेस्ट और नॉन बेलेबल। अगर आप अरेस्ट होते हैं, जो कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है किसी जुर्म में, तो कहते हैं कि बेलेबल का मतलब है कि आप बेल ले सकते हैं पुलिस स्टेशन से ही। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसके अंतर्गत आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहीं से पुलिस स्टेशन में ही आप बॉन्ड भर के, जितने का भी निर्धारित बॉन्ड होगा या मुचलका कहते हैं, उसको भर के आप बेल ले सकते हैं। जबकि और बेलेबल का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 और 22 के अंतर्गत बेल आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, जो बेलेबल अगर ऑफेंस अरेस्ट हुआ है तब, और अगर नॉन बेलेबल है तो उसमें आपका जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं रह जाता है बेल लेना। ठीक है, अब पुलिस स्टेशन से आप अपना बेल नहीं ले सकते, उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट्स के सामने पेश होना होगा और वहाँ से बेल लेना होगा। अगर मैजिस्ट्रेट चाहता है तो वो बेल देगा, अगर उसको उसकी नज़र में आपको लगता है कि बेल नहीं दिया जाए तो वो नहीं दे सकता है। इसमें एक पुलिस के साथ भी बाध्यता है कि पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है नॉन बेलेबल वारंट के अंतर्गत, तो वो आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब ये 24 आवर्स का काउंटिंग क्या होता है कि जो अरेस्ट से लेके पुलिस स्टेशन पहुंचने में मान लिया 6 घंटे लगे हैं, ठीक है, तो वो 6 घंटे इसमें एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब टोटल 30 घंटे काउंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी मिल गई आपको और बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।